चलो ध्यान दो। हम लोग वैसे तो ये टॉपिक का डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं जब हम लोग एसपी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे तो शेप क्या आ रहा था? लीनियर। एसपी हाइब्रिडाइजेशन लीनियर शेप था, बॉन्डिंग कितना था? 180। फिर उसके बाद sp2 की बात कर रहे थे, वहां पे क्या था? ट्रायंगुलर प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना था? तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में बॉन्ड एंगल 180 के बराबर था। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में गए थे तो बॉन्ड एंगल 120 के बराबर था। sp3 वाले पार्ट में बॉन्ड एंगल कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट्स के बराबर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इन्हीं तीनों हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि इसके आगे जब हम लोग चले गए थे, इसके आगे जाने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d लेके चलता है। sp3d में क्या क्या बॉन्ड एंगल था? शेप क्या था? डायगोनल बाइपिरामिडल। और उस केस में बॉन्ड एंगल क्या था? 120। इसमें तीन एंगल है, 90 बहुत छोटा एंगल है, 180 सबसे बड़ा एंगल है और एक 120 भी है। तो इसमें अगर तीन एंगल्स आ गए, एक बहुत मिनिमम एंगल, एक बहुत मैक्सिमम एंगल, तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। अगर आप sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में चले जाओ, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप क्या आ रहा था? ट्रायगोनल। वो तो sp3d ट्रायंगुलर तो इसी में आ गया भाई, रेक्टेंगुलर स्क्वायर बाय पिरामिडल। अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 लेके चलते हैं तो स्क्वायर बाय पिरामिडल था। उस केस में बॉन्ड एंगल क्या कहते हैं? इस केस में बॉन्ड एंगल क्या कहता है? 90 और 180। तो अगर मान लो कि हम लोग के यहाँ पे एंगल्स 90 और 180 आ गए, इसका मतलब यहाँ भी बहुत मिनिमम एंगल है, बहुत मैक्सिमम एंगल है। तो इसमें कंपैरिजन करना इतना आसान नहीं होगा। रेदर एक चीज हो सकता है कि आपके इन दोनों हाइब्रिडाइजेशन में कोई स्पेसिफिक बॉन्ड दे दे कि आपको इस पार्टिकुलर बॉन्ड का ही एंगल कंपेयर करना है, पूरे मॉलिक्यूल का एंगल कंपेयर नहीं करना है। तो एक पार्टिकुलर बॉन्ड मेंशन कर देगा, उसका एंगल कंपेयर करना है। लेकिन ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन बहुत फ्रीक्वेंट है। ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये तीनों बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है। बट इसका कंपैरिजन केवल इसी के बेसिस पे नहीं होता, और भी कुछ चीजें होती हैं। हम लोग जब वेस्पर थ्योरी पढ़े थे, तो वेस्पर थ्योरी वाले पार्ट में एक चीज पढ़े थे, सबसे हाईएस्ट रिपल्शन किसका होता है? लोन पेयर का। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। फिर उसके बाद सो लोन पेयर के होने से रिपल्शन का फैक्टर थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। एक बार डिस्कशन भी किए थे कि लोन पेयर होने से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो सकता है। तो लोन पेयर अगर होंगे तो उसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। जैसे एक छोटा एग्जांपल है, मान लो CH4 मॉलिक्यूल है। CH4 मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन और सारे के सारे बॉन्ड सेम है, सो 109 डिग्री 28 मिनट्स। मान लो H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। चलो H2 से पहले NH3 की बात करते हैं। NH3 वाले पार्ट में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? sp3। इसका मतलब अभी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि अगर हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और उसमें एक लोन पेयर है, तो ये मान लीजिए केस लेके चलते हैं CH4 मॉलिक्यूल। तो CH4 मॉलिक्यूल में सारा बॉन्ड एग्जैक्टली सेम है। सारा बॉन्ड अगर सारा हाइड्रोजन है तो सबका रिपल्शन भी सेम होगा। अगर रिपल्शन सेम होगा तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नेचर का होगा। एक वर्ड आप थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू करेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब तो बीच से कट करेंगे तो इक्वल पार्ट होगा शरीर का। तो दोनों अगर इक्वल पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक। ठीक है, ये वर्ड हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बाद जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे तो वहां इसको बदलने में बार बार सिमेट्रिक 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 वर्ड चलेगा। खैर, तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, इसमें सारे कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, बिल्कुल सिमिलर बॉन्ड्स है। अगर सिमिलर बॉन्ड्स है तो सब इक्वल एंगल्स पे जाएंगे। अगर इक्वल एंगल्स पे जाएंगे तो ये सारे एंगल्स, सबके सब एंगल्स 109 डिग्री 28 मिनट्स आएगा। पर मान लो कि हम लोग एक लोन पेयर रख लेते हैं, यहाँ पे एक लोन पेयर कर दिया। अब अगर इधर एक लोन पेयर है तो जो बॉन्ड का रिपल्शन था, मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन था और लोन पेयर के साथ जो रिपल्शन था, ये दोनों सेम ही रह गया। लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन रखता है, तो जो ज्यादा रिपल्शन रखता है उससे सारे स्पीशीज दूर जाना चाहेंगे। तो यहाँ जो लोन पेयर है इससे हाइड्रोजन थोड़ा दूर जाना चाहेगा, थोड़ा दूर गया, ये भी थोड़ा दूर गया, ये भी थोड़ा दूर गया, मतलब तीनों के तीनों वर्ड थोड़ा कंप्रेस होगा, ऐसा बोल सकता है। तो जितना लोन पेयर आएगा उतना कंप्रेस होता जाएगा। अब मान लो पहले ऐसा बॉन्ड था, अब ये कंप्रेस हो गया, तो बॉन्ड में कमेगा कि बढ़ेगा? कम हो जाएगा। तो जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर आएगा तो बॉन्ड एंगल कम होना शुरू होगा। इसको और छोटे से एग्जांपल से अगर समझना है तो ये ले सकते हैं।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप क्या होता है? ट्रायंगुलर प्लानर, ऐसा बोल सकते हैं। सारे बॉन्ड्स अगर सेम है तो 120 डिग्री एंगल है। मान लो यहाँ पे एक लोन पेयर है, अगर यहाँ पे एक लोन पेयर डाल दिया तो ये लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन देगा, इससे सब ग्रुप दूर जाना चाहेंगे। चलो ऐसा करते हैं, ग्रीन वाले को ऑर्डर करते हैं, तो इससे सब ग्रुप दूर जाना चाहेंगे। अगर इससे दूर जाना चाहेंगे तो ये आपस में नजदीक आ सकते हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट के लिए बॉन्ड में क्या हो गया कम। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर्स बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम होना शुरू हो जाता है। उसी के ऊपर 2-3 रूल्स है, ये 2-3 रूल्स का थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, क्वेश्चन आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नोट करना शुरू करिए। रूल्स टू कंपेयर बॉन्ड एंगल, रूल्स टू कंपेयर बॉन्ड एंगल। सबसे पहला रूल, और इस सीक्वेंस को थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही रैंडमली रूल बोल रहे हैं, एकदम प्रॉपर सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। जहां कहीं भी रूल होगा सीक्वेंस फॉलो करना मस्ट होगा। चेक हाइब्रिडाइजेशन, चेक हाइब्रिडाइजेशन नोट करते जाओ। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, इससे बड़ा बॉन्ड एंगल हो ही नहीं सकता, इससे लार्जर एंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता दो बॉन्ड के बीच में। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम होगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स हम लोग पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, बिना हाइब्रिडाइजेशन के हम लोग कभी भी कमेंट नहीं करेंगे, पहला चीज नोट कर लिया। सेकेंड रूल मेंशन करो, if hybridization is same, if hybridization is same, check lone pairs, higher lone pair, lower bond angle, higher lone pair, lower bond angle। सबसे पहला काम हाइब्रिडाइजेशन चेक करिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग है तो चलो ठीक है, बात ही खत्म। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो आपको लोन पेयर चेक करना है, जितना ज्यादा लोन पेयर होगा बॉन्डिंग उतना ही कम होता जाएगा। फिर एक और भी केस है, थोड़ा ध्यान देना इधर, इसमें पहले बस हम आपको कंपैरिजन का मतलब समझा रहे हैं, फिर उसका जरूर लिखेंगे, फिर वापस आंसर पे जाएंगे। जैसे मान लो H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल का मतलब ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड होगा और दोनों में ऐसा लोन पेयर लेकर के चल रहा है। अगर इसके जगह H2S मॉलिक्यूल ले ले तो H2S मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम सल्फर होगा और 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दोनों जगह हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दोनों जगह 2-2 लोन पेयर है, तब आप कंपैरिजन कैसे करें, क्योंकि यहाँ एटम्स अलग है। तो इस एटम के बेसिस पे भी आंसर निकाला जा सकता है। इसका क्या रूल है वापस से लिखना शुरू करते हैं। थर्ड पार्ट में आइए, सेकेंड रूल के बाद, if hybridization is also same, if hybridization is also same, या सॉरी इस along with lone pair कर लो, if hybridization also same along with lone pair, check for central atom or side atoms, check for central atoms or side atoms। नोट करते जाओ, if central atom is different, if central atom is different लिखते जाओ,
अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो सेंट्रल एटम का जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा होगा। सेंट्रल एटम अगर सेम है और साइड एटम डिफरेंट है तो साइड एटम का जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा बॉन्डिंग उतना ही कम होगा। कुछ लोग इसको रेडियस के बेसिस पर कंपेयर करते हैं। रेडियस के बेसिस पर कंपैरिजन करना ज्यादा डिफिकल्ट है। पीरियोडिक टेबल से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को। अलोंग द पीरियड रेडियस बढ़ता है कि घटता है? अलोंग द पीरियड रेडियस घटता है। डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है। तो क्रॉस जाने पे क्या होगा? कोई कमेंट नहीं कर सकते। क्रॉस जाने पे एग्जैक्टली ऐसा क्रॉस होगा तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि ऊपर जाने पे घट रहा है, आगे जाने पे घट रहा है, मतलब इधर रेडियस घट रहा होगा। लेकिन ऐसा क्रॉस पे आप कोई कमेंट नहीं कर सकते। सो प्रॉब्लम क्या है कि रेडियस का जब तक हम लोग के पास डेटा नहीं है हम लोग तब तक एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम लोग कमेंट कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस अपने को पता है, उसका डेटा भी मोस्टली हम लोग को बहुत सारी चीजों के बारे में पता होता है। सो हम लोग इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे अगर काम करे या कमेंट करे तो ज्यादा बेटर होगा। इसलिए मेरा काम हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही फॉलो करना होता है। खैर इसका लॉजिक क्या है एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लो जैसे ऐसा एटम दे रखा AB2 और AC2, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है। मान लेते हैं दोनों में लोन पेयर्स वाले पार्ट सेम है, मतलब दोनों में नंबर ऑफ लोन पेयर दो दो के बराबर है। और AB2 और AC2 दोनों का शेप एग्जैक्टली सेम आ गया तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल एटम सेम है, लोन पेयर सेम है, तो शेप तो सेम आएगा ही आएगा। मान लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन C। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनेशन क्या होता है? कोवेलेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। सो इस चीज को हम लोग जस्ट अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ऐसा समझो मान लो एक बॉन्ड है A और B। सो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके बैठे हुए हैं, मतलब A एटम और B एटम दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। जैसे ही दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो आइडियली जो इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए। ये नॉर्मल केस है। अगर आप बेसिक फंडे के ऊपर चल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव से कोवेलेंट बॉन्ड का, कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर दो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल बीच में आना चाहिए, आइडियल सिचुएशन। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बोलता है कि दोनों एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर नहीं है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो मान लो A और B एटम था, इसमें A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन बीच में ना करके थोड़ा सा A की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा हम लोग आराम से कमेंट कर सकते हैं। अटेंडेंस हो जाने तो पहले अमन आरती